है गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम लोग जो है कई सारी क्लासेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्टली हम लोग जो है बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है, तो एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे इस चैनल में सबसे पहले, उसके बाद लाइव लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है हमारी, उसके बारे में एक लेक्चर ले लिया था। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में मैंने बताया था आपको। जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो हमारी एक फंडामेंटल प्रोसेस होती है। ठीक है ना, इसका नाम मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है सेल की। ठीक है, और ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है। फंडामेंटल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हर एक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें कई सारे, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस भी होती है। इसमें कई सारे एंजाइम्स मिलके ना ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का, यानी किसी शुगर का जब ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो ग्लूकोज का करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो है हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि साइटोप्लाज्म में होती है। अब सेकंड हम लोग कवर करने वाले हैं कि इसके अंदर कितनी एटीपी फॉर्मेशन होती है और कितनी है ना हमारी एनएडीवीएच को फॉर्मेशन होती थी। तो हमने पिछली क्लास में लेक्चर में डिस्कस किया था कि 2 एटीपी का इसके अंदर यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और 2 एनएडीएच हमारे बनते हैं और 2 एटीपी और बनती हैं हमारी। ठीक है ना, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना, आपको पता चलेगा उसमें 2 एटीपी बनती हैं और 2 एनएडीएच बनते हैं। ठीक है, और यूटिलाइजेशन कितने का होता है, 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। यानी पहला यूटिलाइजेशन होता है, उसके बाद एनएडीएच बनता है, ये भी एक करेंसी है एनर्जी की। ठीक है, और उसके बाद 2 एटीपी बनती हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमें ये डिस्कस करना है कि जो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बनता है हर एक सेल की, ये एक की प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, यानी लास्ट में ये बनता है। आपको पता है, मैंने ये बताया था कि ग्लूकोज जो होता है वो 2 पायरुविक एसिड के अंदर टूटता है। एक ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, तो जब वो 2 पायरुविक एसिड बनाता है तो वो 3 कार्बन के होते हैं, यानी 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड वो बना लेता है। ठीक है ना, ये मैंने डिस्कस कर लिया था कि सब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब बात आती है कि ये तो हो गया पार्शियल ऑक्सीडेशन, पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। पूरा ऑक्सीडेशन हो जाता तो सारी एनर्जी मिल जाती है हमें। अब पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है ना, तो बेसिकली क्या है, अब हमें क्या पढ़ना है कि जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है ये बाद में किस में टूट जाता है। तो जब बाद में टूटता है तो इसको हम लोग ना प्रोसेस के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो नंबर 1 लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपने सुना होगा, दूसरा है हमारे पास एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, और तीसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी 3 जो हमारी प्रोसेस हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। ये 3 प्रोसेस होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, पायरुविक एसिड जो होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, यानी जो 3 कार्बन कंपाउंड पहले बन गया था साइटोप्लाज्म के अंदर, जिससे सारी एनर्जी नहीं मिली थी, अब इसका फिर से ब्रेक डाउन होगा और इससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पायरुविक एसिड को जो है ना 3 प्रकार से हैंडल करेंगे। ठीक है ना, फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है कि फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है वो एनएरोबिक होती है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की डिपेंडेंट पे बता दिया हमने कि फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन ये क्या है, ये सब जो है ना ये हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने हाईलाइट किया हुआ रेड से, यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये कहता है जितने सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं वो फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, यानी उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कई कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर है ना मोर एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है ना, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती है हमें। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा होता है, एरोबिक कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, उसमें पूरा कंपाउंड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है अमाउंट। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि जो फर्मेंटेशन होता है हमारा, जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, उसमें एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो कम अमाउंट में होती है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल बन जाता है। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल देखो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता। सभी एनर्जी इसमें कहा गया कि जब तक हमें पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी, जब तक कि वो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूट नहीं जाता, तब तक नहीं मिलेगी हमें सारी एनर्जी। ठीक है ना,
तो जो कंपाउंड कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर टूट जाता है उससे एनर्जी हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। तो नीचे आ जाते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्मेंटेशन के बारे में, तो पढ़ेंगे साथ में ये भी पढ़ेंगे जो हमारा एरोबिक कंडीशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की जब सप्लाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब बनता है तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं और उसके अंदर हमारी क्रेब्स साइकिल भी आएगी, उसको हम लोग अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कवर करेंगे फर्मेंटेशन के बारे में और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो क्रेब्स साइकिल होती है उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्मेंटेशन कवर कर लेते हैं। फर्मेंटेशन जो होता है बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ईस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये एक फंजाई है, फंगस है, ठीक है, ये क्या है, ये एक सेल वाली होती है, ईस्ट हमारा एक सेल वाला होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का, ठीक है, वो जो पायरुविक एसिड होता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के अंदर। यानी जो ईस्ट होता है हमारा, वो जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ होता है ग्लूकोज का, यानी जो पायरुविक एसिड बना हुआ होता है, उस पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के अंदर, ठीक है ना। अब वो किसकी मदद से करता है ये सब, उसके पास क्या होता है, उसके पास कई सारे एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उसकी, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं है, खाली साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं। अब उसके पास कौन कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं, वो एंजाइम्स हैं पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये दो एंजाइम क्या करते हैं, कैटलिस करते हैं, यानी हेल्प करते हैं रिएक्शन को जल्दी से जल्दी करने में, ठीक है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम दो ऑर्गेनिज्म के नाम हमने डिस्कस कर लिए। पहला ईस्ट जो होता है वो हमारा पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, और दूसरा जो होता है वो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो पायरुविक एसिड बना हुआ होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो क्या इससे पूरी एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसमें हमें पूरी एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है ना, इसमें पूरी एनर्जी हमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टेप बाइज प्रोसेस होती हैं, ठीक है। अब यही बात कर लें तो हमने बात कर लिया ईस्ट के बारे में, हमने बात कर लिया बैक्टीरिया के बारे में। अब यही बात कर लेते हैं एनिमल सेल। आपने देखा होगा जो मसल बिल्डिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है पायरुविक एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, उसके पास लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। जो हमारे ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल हो गए ना, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। तो जब वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है कि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, उस सारे जो पायरुविक एसिड बना होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, तो उसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है, वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है ना, इसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है और लैक्टिक एसिड बना देता है। तो आपको पता होगा कि जब लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारा, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी मसल्स क्रैम्प हो जाती हैं। मसल क्रैम्प का मतलब शरीर में मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस आपने पढ़ ली। तो फर्मेंटेशन हमने बेसिकली ऊपर देखा कि फर्मेंटेशन जो होती है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा है फर्मेंटेशन में कि जो ईस्ट वाला पार्ट है हमारा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल बन रहा है, ये हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, जैसे आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस जो होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, दूध में अगर जो एंटर करता है तो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो क्या उनसे एसिड बना देता है वो दही के अंदर, लैक्टिक एसिड बना देता है ना। तो वो वाला कौन सा होगा, वो लैक्टिक फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, और दोनों के एक एक एग्जांपल हमने याद कर लिए। ईस्ट भी एक एग्जांपल आपने याद कर लिया, और लैक्टोबैसिलस जो एक बैक्टीरिया होता है वो भी मैंने आपको बताया कि वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, ठीक है ना। और इन सब के पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है, एनिमल वगैरह, इसमें अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। सडनली कुछ समय के लिए होती है ये,
जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसकी साइटोप्लाज्म होती है सेल की, उसके अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होता है जो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किस में, लैक्टिक एसिड के अंदर, जिससे मसल क्रैम्प हो जाते हैं, मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अब होता क्या बेसिकली, जो फर्मेंटेशन होता है उसके अंदर यहाँ पे आ जाते हैं, फिगर के अंदर देख लो, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, चाहे लैक्टिक एसिड हो चाहे इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये जो जब दोनों बनने के लिए होते हैं, चाहे वो लैक्टिक एसिड हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन हो, ठीक है, यानी इथेनॉल बनने की प्रक्रिया हो, इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारा रिड्यूस होता है, रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है रिडक्शन का मतलब? रिडक्शन का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन बेसिकली क्या होते हैं, वो NADH से निकल कर किस पे चले जाते हैं, किस पे चले जाते हैं, पायरुविक एसिड पे चले जाते हैं, और पायरुविक एसिड से किस में आ जाते हैं, लैक्टिक एसिड बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जब पायरुविक एसिड हमारा जो होता है, पायरुविक एसिड जो हमारा होता है, जब वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है, तब क्या होता है बेसिकली, यहाँ भी यही होता है कि जो NADH बना हुए होते हैं एनर्जी, इसमें जो हाइड्रोजन निकल जाते हैं दोनों और NAD बन जाता है, यानी ये क्या करते हैं, रिड्यूस हो गए, ठीक है ना। और ये दो हाइड्रोजन निकल के कहाँ चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये जाके पायरुविक एसिड के पास जाते हैं और वहाँ से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दो पार्ट बना लेते हैं। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो जो पहले NAD NADH में कन्वर्ट होता था ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है। अब क्या हो रहा है, NADH वापस से NAD के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। किसका रिडक्शन बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग NADH का रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसी से निकल रहा है ना, इसलिए। ठीक है, अब वापस से इधर आ जाओ, समझ में आ गया होगा कि जो दोनों लैक्टिक जो प्रोसेस होती हैं, दोनों इन बोथ लैक्टिक एसिड एल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी रिलीज। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी अमाउंट रिलीज नहीं होती है, जो एनर्जी होती है ज़्यादा अमाउंट में रिलीज नहीं होती है, ठीक है, मच एनर्जी रिलीज नहीं होती है। लिखा हुआ है लेस देन 7% एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड, मतलब सिर्फ ग्लूकोज से 7% एनर्जी रिलीज होती है ऐसी कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होते, ठीक है। अब ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है तो जाहिर सी बात है ATP फॉर्मेशन यहाँ पर कम होती है। तो ATP फॉर्मेशन होती कहाँ है, सिर्फ इसके अंदर, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर होती है। इसका मतलब ये वहाँ पर सिर्फ 2 ATP बनती हैं, ठीक है ना। हाई एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जो होती है इनके पास, वहीं पे 2 ATP बन पाती हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे लेक्चर की, अगर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन दिखाए हुए हैं, ठीक है। कहता है कि व्हाट इज़ द नेट ATP दैट इज सिंथेसाइज, कैलकुलेट हाउ मैनी ATP आर सिंथेसाइज एंड डिडक्ट द नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। आपको पता है कि 2 ATP हमारी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज होती थी और 2 ही ATP का वहाँ पर हमारा क्या होता था, सिंथेसिस होती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, ठीक है। ये कब होती थी, जब हमारा 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का क्या होता था, टूटता था, ठीक है, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता था। तो आपको पता चल गया 2 ATP यूटिलाइज होगी, 2 ATP फॉर्मेशन होगी, 2 NADH की फॉर्मेशन होती थी हर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट और आ जाता है, यहाँ पर मैं इसको कवर कर लेता हूँ। ईस्ट, आपको पढ़ा है, आपने ऊपर पढ़ा है कि जो ईस्ट होता है हमारा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनाता है, ठीक है ना, बेसिकली, ठीक है, बनाता है। लेकिन वो तब तक कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल बनाता रहता है जब तक कि जिसमें वो पड़ा हुआ है उस एल्कोहल की परसेंटेज 13% से ज़्यादा ना हो जाए। यानी कि मान लो उस जिसमें वो पड़ा हुआ है, जो ईस्ट हमारा एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मान लो उसके अंदर मान लो 13% से ज़्यादा एल्कोहल हो जाता है, तो ईस्ट क्या होता है, वो डेड हो जाता है, मर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होती है, रुक जाती है। तो यही लिखा हुआ है कि जो ईस्ट होता है हमारा, बेसिकली जो हमारे ईस्ट है, ठीक है, बेसिकली जो हमारा ईस्ट है, ईस्ट पॉइजन themselves to death when the concentration of alcohol reach about 13%। इसका मतलब जैसे 13% अल्कोहल की परसेंटेज हो जाती है, कंसनट्रेशन हो जाती है, वैसे ईस्ट क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है इसको, ठीक है। सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो 11th क्लास के होते हैं, और नीट
2020 के लिए भी, या फिर जो भी नीट के एग्ज़ाम होंगे 21, 22 जो भी होंगे उस सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है अगला क्वेश्चन इसमें एक और दिया हुआ है, ठीक है, ये दे रखा है व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन बेवरेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। जो नेचुरली फर्मेंटेड की जाती है उसके अंदर कितना परसेंट एल्कोहल होता है, क्या आपको पता है? कितना मैक्सिमम होता है उसके अंदर? तो देखो 13% से तो कम ही होता होगा, ठीक है ना। 13% से कितना होता होगा? 2%, 3% होता होगा, मेरे हिसाब से 2% होता होगा, ठीक है ना, 2% ही होता होगा। अगर आगे देखें तो उसमें ये बोला है कि हाउ डू यू थिंक एल्कोहलिक बेवरेज ऑफ एल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसनट्रेशन अवार्ड आर ऑब्टेन्ड। मान लो इसकी जो ये जो कंसनट्रेशन है 13% से ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है तो बेसिकली वो एल्कोहलिक ज़्यादा हो जाता है, उससे नुकसान भी होता है, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी लोग उसको ड्रिंक करते हैं उसमें काफ़ी नुकसानदायक होता है इसके लिए, ठीक है, तो सबके लिए नुकसानदायक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, लेक्चर कौन सा था, ये था हमारा फर्मेंटेशन। तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया कि पायरुविक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड में भी टूट सकता है और इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में टूट सकता है। लैक्टिक एसिड में तोड़ने के लिए लैक्टोबैसिलस होता है और इथेनॉल में तोड़ने के लिए हमारे पास ईस्ट होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन हमने पढ़ लिया है, छोटी क्लास में भी आपने इसको डिस्कस कर रखा है। और ये ज़्यादा हाई यील्डिंग एनर्जी प्रोसेस नहीं होता, इसमें ATP फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होती है वो सिर्फ 2 ATP, ठीक है। अब बात आती है कि मान लो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या चाहिए होगी? ऑक्सीजन चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? ऑक्सीजन चाहिए होगी, जिससे हम लोग लार्ज अमाउंट में ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, और उस ATP से डिफरेंट प्रोसेस को, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, स्पेशलाइज्ड सेलुलर ऑर्गन है जिसे ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। हम लोग छोटे क्लास में 9th क्लास में पढ़ते हुए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी बनाता है ना। एनर्जी कब बनाता है? जब उसको ऑक्सीजन सप्लाई होती है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पायरुविक एसिड तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, और जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले आता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले आता है मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि जो पायरुविक एसिड होता है सबसे पहले कहाँ आएगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल के अंदर। यहाँ पर क्या होगा? पूरा कंप्लीट उसका ऑक्सीजन होगा, ठीक है। मानना ये है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कंप्लीट एनर्जी हमें तब मिलती है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और पानी बन जाता है, ठीक है ना, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है सबस्ट्रेट से। और ये सब होती कब है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं उसके अंदर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारी क्या होती है? होती है, ठीक है। तो ये मैंने इतना पार्ट कवर कर लिया इसको, ठीक है। समझ गए होगे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो पहला, दूसरा उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो, तीसरा वो ऑक्सीजन की इसको सप्लाई हो यानी प्रेजेंस हो, तब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और रेस्पिरेशन करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। कौन करेगा? वो ऑर्गेनिज्म करेगा उस सबस्ट्रेट से जिसका वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। और ये ज़्यादातर प्रोसेस होती कहाँ है? ये ज़्यादातर प्रोसेस होती है हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। अब बात आती है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक्स प्लेस विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी जानते हैं, मैंने बताया भी। ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती कब है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और ये कब होती है? जब फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा पायरुविक एसिड, वो ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से, कहाँ आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ आता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है वो, किस में आता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है वो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ भी उसकी कई सारी प्रोसेस होती हैं। तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें उसने बताया कि द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप बाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहता है कि ये जो प्रोसेस होती है ये स्टेप बाइज प्रोसेस होती है। पायरुविक एसिड के अंदर क्या होता है? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में बचता है कार्बन डाइऑक्साइड। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचती हैं, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद एक और प्रोसेस, और ये इसी के अंदर जो पहली वाली है, इसी के अंदर कहता है कि जो स्टेप बाय रिमूवल होता है हाइड्रोजन का वो होता है, और लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इस पायरुविक एसिड से 3 बार कार्बन डाइऑक्साइड को लीव किया जाता है, यानी निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर कितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? 3 बार निकलती है, इस वाली प्रोसेस जो मैंने आपको टिक करी है। ठीक है, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब सारे हाइड्रोजन एटम जो है स्टेप बाय स्टेप रिमूव होते हैं और 3 बार कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। जो सेकंड स्टेप होता है इसमें कहता है द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव इज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, आगे लेक्चर में कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर जो हाइड्रोजन रिमूव हुए होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जब वो मूव करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब ब्रेकडाउन होकर मूव करता है तो वहाँ पर साइमल्टेनियसली जो होती है एटीपी सिंथेसिस होती है। ये सब पढ़ेंगे कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करती है। ठीक है ना, और क्रैब्स साइकिल काम करती है, तो वहाँ पढ़ेंगे इस सब के बारे में। यहाँ पे छोटा सा डिस्कस कर रहे हैं इसमें सिर्फ। ठीक है, अगर हम आगे आ जाएं, व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट is that the first process takes place in the matrix of the mitochondria। इसका मतलब जो मैं आपको बताया वो सही है कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है उसमें जो हमारा पायरुविक एसिड बनता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। वहाँ पर उसकी फिर पहली प्रोसेस स्टार्ट होती है, फिर से नई एक प्रोसेस, और सेकंड प्रोसेस उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टार्ट होती है जब वो लोकेट करता है यानी मूव करता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर मूव करता है उसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे होती है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नीचे आ जाते हैं ग्रीन पार्ट पे, हाइलाइटर पे, जो मैंने किया है। पायरुवेट जो पायरुविक एसिड होता है उसी को पायरुवेट कहते हैं, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू द सेल साइटोसेल आफ्टर इट एंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इन ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द पायरुविक डिहाइड्रोजनेज। द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजनेज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स इंक्लूडिंग NAD पॉजिटिव एंड कोएंजाइम ए। ये कहता है कि इस प्रोसेस को करने के लिए जो पायरुविक एसिड होता है सबसे पहले वो उसको कोएंजाइम्स के साथ अटैच होना पड़ता है। ठीक है, और उसी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है उसमें ही NAD होता है, निकोटीन एमाइड, ठीक है, डाइन्यूक्लियेट, ये इसकी कुछ फुल फॉर्म होती है। तो ये होता है यानी पायरुविक एसिड, कोएंजाइम ए, NAD पॉजिटिव, और इसके साथ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स और एक कैटलिस्ट का काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन। ये होता है तब जाके क्या होता है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, NAD और H पॉजिटिव बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। आपको पता चल गया कि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? निकल चुकी है इसमें। ठीक है ना, यानी ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या फिर कह सकते हैं आप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, जिसमें हमारा क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो ये जो रिएक्शन आपको पूरी याद होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, कि पायरुविक एसिड, कोएंजाइम ए, NAD, फिर उसको दिया जाता है हमें मैग्नीशियम आयन, और एंजाइम्स दिया जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, कार्बन डाइऑक्साइड, NAD प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये सब कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर 2 पायरुवेट बनते थे हमारे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो यहाँ पर कितने पायरुवेट होंगे? 2 पायरुवेट होंगे। कितने कोएंजाइम होंगे साथ में? 2 होंगे। कितने NAD होंगे? 2 होंगे। कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे? 2 बनेंगे। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी? 2 निकलेगी। कितने NAD बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, इसके मतलब हर चीज़ क्या बनेगी? 2 बनेगी। ये सिर्फ एक के लिए लिखा हुआ है, आपको पता है 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक है दोस्त, 2 पायरुविक एसिड के लिए जब बनेंगे तो ये सब 2 हो जाएंगे। ठीक है ना,
तो अब ये बन गए। अब आपको पता है कि ये सीधे सीधे जो होते हैं वो ब्रेक डाउन तो नहीं होते हैं, ठीक है। इतनी प्रोसेस हमारी कहाँ हो गई, ये हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बना है, क्योंकि बाद में ही जाके ये क्रैब साइकिल, जिसे हम लोग TCA साइकिल बोलते हैं, जिसको फिर हम लोग हैंस क्रैब साइंटिस्ट है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम से जानते हैं कि इस साइकिल के अंदर क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है। इसका मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा ग्रुप होता है जो चाहे कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो लिपिड की तरफ से आए, चाहे वो फैट से आए, चाहे वो प्रोटीन से आए, चाहे वो ग्लूकोज से आए, सबसे पहले वो क्या किससे एंटर करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए को। एसिटाइल कोएंजाइम ए उन तीनों का एक ब्रिज है, ठीक है। वो सब क्रैब साइकिल के अंदर तभी एंटर करेंगे जब तक एसिटाइल कोएंजाइम ए उसको अनुमति नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए इस साइकिल को चलाने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस, मैंने बता दिया आपको, फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो 2 पायरुविक एसिड कहाँ से बनते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। ये मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया है, ठीक है। अब नीचे ग्रीन पार्ट पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट जो किया है। द एसिटाइल कोएंजाइम ए देन एंटर ए साइक्लिक पाथवे, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह लो, आर कॉमनली कॉल्ड क्रैब साइकिल के नाम से जानी जाती है, जिसको किसने डिस्कवर किया था, हैंस क्रैब ने। इस साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये एक ब्रिज है, ठीक है, जो एंटर करता है साइक्लिक पाथवे में, ठीक है। एंटर तो ये तभी करेगा जब पायरुविक एसिड ये वाली प्रोसेस होगी, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो ये बनेगा, तभी एंटर करेगा, ठीक है। और इसका कोई काम नहीं होता, ये बस खाली एज ए कैरियर काम करता है। क्या काम करता है, एज ए कैरियर काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, वीडियो समझ में आई हो, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नया नोटिफिकेशन आपके पास आ जाओ। बेल बटन दबाना ना भूलें, नहीं तो बिना बेल बटन के नोटिफिकेशन आप तक नहीं आ पाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए, हम लोग सारी NCERTs कवर करेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि आपकी क्या क्या डिमांड है, उसी हिसाब से मैं आपके NCERT को डिकोड करूँगा। और आने वाले समय के अंदर में हम लोग लेक्चर भी लेंगे, यहाँ पर कई लेक्चर लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी उसके लेक्चर लिए जाएंगे। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।